है कि आयोग द्वारा जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित अधिसूचना 17 दिसंबर को जारी कर दी गई थी और 17 दिसंबर से ही उन शहरी स्थानीय निकायों में जहाँ पे चुनाव होने हैं वहाँ पर आचार संहिता लागू हो गई है। जहाँ तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित चुनाव की बात है तो आज के कार्यक्रम के अनुसार जो चुनाव होने हैं उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो 31 दिसंबर 2020 को, 1 जनवरी 2021 को और 2 जनवरी 2021 को 11 बजे से 3 बजे के बीच में दर्ज किए जा सकते हैं। इनकी जो समीक्षा है, स्क्रूटनी है, वो 4 जनवरी 2021 को 10 बजे से होगी। इसके साथ ही जो उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहते हैं वे 6 जनवरी 2021 को 10 बजे से 3 बजे के बीच में अपना जो नॉमिनेशन है वो विड्रॉ कर पाएंगे। 6 जनवरी 2021 को विड्रॉल के तुरंत बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची लगाई जाएगी और इसके साथ ही उन्हें तुरंत बाद जो सिंबल है इलेक्शन के वो भी दिए जाएंगे। जो राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव का जो समय रखा है वो 8 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। पहले फेज का जो चुनाव है वो 17 जनवरी 2021 को होगा। द्वितीय फेज 19 जनवरी 2021 को होगा और तीसरा फेज 21 जनवरी 2021 को होगा। जहां तक मतगणना का प्रश्न है, जो वार्ड मेंबर्स हैं, उप प्रधान है और प्रधान है, उनके लिए जो मतों की गणना है वो चुनाव के समाप्ति के तुरंत बाद जो पंचायत के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही पंचायत समिति और ज़िला परिषद के मेंबरान के लिए जो मतगणना है वो 22 जनवरी 2021 को 8:30 बजे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूँगा कि कुछ डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं कुछ जिलों में जहाँ पर कि हमारी जो ये चुनाव कार्यक्रम है वो कुछ ऑफिसेस के लिए लागू नहीं होगा। इसमें लाहौल स्पीति के जो केलोंग है उस ब्लॉक में तीनों टीयर के लिए, जिसमें कि चाहे वो पंचायत हो या ज़िला परिषद हो या पंचायत समिति हो, ये कार्यक्रम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही काजा में ज़िला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए ये कार्यक्रम लागू नहीं होगा। पांगी में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव के लिए ये कार्यक्रम लागू नहीं होगा। और कुल्लू ज़िले की 4 पंचायतें हैं जिसमें कि ग्राम पंचायत करचान है, सोयल है जो कि डेवलपमेंट ब्लॉक नगर में आती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत जाबन और नमहोग जो कि डेवलपमेंट ब्लॉक आनी में आती है, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में लंबित कुछ पिटीशंस के कारण और माननीय न्यायालय के आदेश के कारण
ये कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर भी लागू नहीं होगा, जिसमें कि शिमला जिला के जितने भी सभी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं वहाँ पर प्रधान का जो ऑफिस है, सभी ग्राम पंचायतों में जितने भी ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम लागू नहीं होगा। और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में भी प्रधान के पद के लिए ये कार्यक्रम लागू नहीं होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने किसी कारण से, जो कि लंबित है अभी न्यायालय में, इस पर स्टे ऑर्डर लागू किए हैं। इसलिए इसका कार्यक्रम जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में ये जो केसेस लगे हैं वहाँ से जो भी इसका आउटकम होगा उसके आधार पर ही राज्य चुनाव आयोग आगे का इसके लिए फैसला लेगा। सर, यदि इसके ऊपर जल्द निर्णय आ जाता है तो क्या जो तय तरीके हैं उसी दौरान यहाँ भी प्रधानों के लिए चुनाव होगा? हाँ, जिस तरह से जिला परिषद और बीडीसी चुनाव होने थे, क्या अगर करने निर्णय आता तो क्या उसके बाद ये जो चुनाव ये उसी शेड्यूल के हिसाब से होंगे? देखिए, क्योंकि ये मामला माननीय न्यायालय में अभी लंबित है और कल ही इस पर सुनवाई होनी है, हम माननीय न्यायालय के ध्यान में भी जो अपने कमीशन का स्टैंड है उसको लाएंगे और बाकी निर्णय पर जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगामी कार्रवाई जो है वो अंजाम में लाई जाएगी। तो क्या स्थिति में फेजेस में 3 फेजेस में हो रहे हैं, जो फेजेस हैं उसका डिवीजन किस तरह से रखा गया है, और दूसरा जो रिजर्वेशन है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए कितना % है एज पर लॉ? देखिए, जो हिमाचल में पंचायती राज एक्ट है या जो म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित एक्ट्स हैं उसमें 50% जो सीटें हैं सभी ऑफिस बेरर्स की वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फेजेस, जहाँ तक फेजेस का प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है वो 3 फेजेस की जो है वो तारीख निश्चित की जाती है और इसके साथ कौन सी पंचायत किस फेजेस में सम्मिलित करनी है इसका निर्णय संबंधित उपायुक्त द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। सर, महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये मामला कोर्ट में फिर विचाराधीन रहता है, लटकता है, जिस तरह से जिला शिमला की और धर्मपुर डिवीज़न की बात है कि कोर्ट में मामला स्टे के कारण लटका हुआ है, तो क्या ये मामला आगे जा सकता है? क्या चुनाव जो तय शेड्यूल पे है वो प्रधान क्या मेंबर्स के वो तय शेड्यूल पे होंगे, पंचायत प्रधान के बाद में हो पाएंगे, ऐसा होता है? देखिए, अभी इस पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है। जहाँ तक राज्य चुनाव आयोग का प्रश्न है, हम माननीय न्यायालय के ध्यान में अपनी तरफ से जो भी हमारा स्टैंड होगा हम उनके सामने रखेंगे। बाकी इस पर निर्णय करना माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। क्या ये जानकारी है किस वजह से मामला लंबित है, कोर्ट में क्यों है? देखिए, जहाँ तक हमें सूचना मिली है जिलों से, कुछ रिजर्वेशंस जो हुई थी उससे संबंधित कुछ याचिकाएं माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई है, जिसके कारण के वहाँ पर पास किए गए हैं। कोविड वोटर्स कितने होंगे? कोविड को लेकर किस तरह? कोविड से संबंधित दिशा निर्देश भी राज्य चुनाव आयोग ने तैयार किए हैं। जल्दी ही उन्हें सभी ज़िलों के जो उपायुक्त हैं उनको भेजेंगे, जिससे कि जो ये चुनाव हो ना केवल फ्री एंड फेयर माहौल में हो बल्कि सुरक्षित माहौल में भी हो, ताकि संक्रमण की रोकथाम भी की जा सके। सर, कंटेनमेंट जोन है, कोविड पॉजिटिव लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले, वोट डालने वाले, उनके लिए भी क्या SOP अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएगी? वो सब चीज़ें हमने, चाहे वो ECI का दिशा निर्देश हो या अन्य राज्य चुनाव आयोग हैं जहाँ पर कि कुछ समय पहले इलेक्शंस किए गए हैं, हमने उनके भी दिशा निर्देशों का परीक्षण किया, वहाँ पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, और इन सब को ध्यान में रखते हुए और अपनी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस तैयार की है
जिसमें कि जो भी आपने स्टेजेस हैं इलेक्शंस की, उन सब को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स की सेफ्टी हो, चाहे वो मतदाताओं की सेफ्टी हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने गाइडलाइंस तैयार की है। और हम आशा करते हैं कि ये चुनाव पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में होगा। क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोटिवेशन के माध्यम से होंगे या दूसरे जो ट्रेडिशनल है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे, और उसकी क्या तैयारी है? जिस तरह से अगर बैलेट पेपर से होते हैं तो बहुत सारी ऐसी SOPs होनी चाहिए जिसमें कि पेपर, स्याही और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने जो भी इससे पहले चुनाव हुए जहाँ पे, और जो ECI की भी गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हमें पूरी आशा है कि हम संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे, और इसके साथ ही जो मैक्सिमम वोटर्स हैं वो भी अपना मतदान करेंगे। सर, क्या जो संक्रमित व्यक्ति होगा क्या वो वोट दे पाएगा या वोट इलेक्शन लड़ पाएगा सर? इतना कुछ तय प्रावधान है? देखिए, ऐसा है कि जो फ्रेंचाइज हैं या मतदान का अधिकार है वो सबको देना हमारा एक कर्तव्य बनता है, और इसके लिए जो भी हम SOPs बना रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई सभी को, इसमें जो संक्रमित व्यक्ति हो या क्वारंटाइन हो, उनके लिए भी हम किसी तरह का उसमें मेथड उसमें रखेंगे ताकि उनको भी वोट का अधिकार मिले। सर, कितनी पंचायतें टोटल हिमाचल में इस बार जो इस बार हिमाचल में 3615 पंचायतें हैं टोटल, जहाँ पर के अभी चुनाव होने हैं। नगर पंचायतों में? नगर पंचायतों का जहाँ तक संबंध है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, उसमें हमने जो चुनाव कार्यक्रम 17 दिसंबर को जारी किया था, उसमें हमने 5 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं और 6 नगर पंचायतें जो नई बनी थी, उनको छोड़कर सभी जगह पर चुनाव जो है वहाँ कराए जाएंगे। सर, जो नगर पंचायतें और जो दूसरे अर्बन बॉडीज़ हैं उनमें भी क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा या वहाँ भी बैलेट के हिसाब से चुनाव होंगे? देखिए, हमारे प्रदेश में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान कराया जाता है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स में जो है वहाँ पर बैलेट पेपर्स के माध्यम से मतदान करवाया जाता है। टोटल वोटर्स कंपाइल हो पाया है? कितने वोटर्स हैं, कितने मेल फीमेल रेशो होने? देखिए, इस बार क्योंकि पंचायतें नई बनती रही और हमारी जो अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का कार्यक्रम है अभी कुछ टाइम पहले ये हुआ है, तो अभी ये डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं और शीघ्र ही आप लोगों के सामने हम इसे प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। सर, डूज एंड डोंट्स को लेके भी, एलिजिबिलिटी को लेके भी बहुत सारी मतलब शंकाएं रहती है। क्या आप ये बता पाओगे कि कौन एलिजिबल है जो चुनाव लड़ सकते हैं? कुछ इसके लिए कोई दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है और मापदंड है? देखिए, ये एलिजिबिलिटी जो स्थापित करने का कार्य है वो संबंधित विभाग का है। पंचायतों के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो है वो शहरी विकास विभाग द्वारा ये योग्यताएं स्थापित की जाती हैं। तो उसके हिसाब से ही चुनाव में जो है वो मतदाता अपना मत दे सकते हैं।